नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी हम पढ़ रहे हैं मेवाड़ का इतिहास। और पिछली 3 क्लासों में हमने रावण रतन सिंह यानी कि गुहिल वंश की जो रावण शाखा है उसको समाप्त कर दिया था। कल की क्लास में हमने यही पढ़ा था कि रावण रतन सिंह के काल में 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण साका हुआ, केसरिया हुआ, जौहर हुआ और गुहिलों की रावण शाखा क्या हो गई, समाप्त हो गई। जिस समय रावण रतन सिंह का शासन था उस समय फिर से आप एक बार हमारी जो पहली या दूसरे नंबर की जो क्लास थी उसको याद कीजिए। और हमने बात की थी कि एक शासक था रण सिंह और वो रण सिंह के 2 पुत्र थे। एक का नाम था शेम सिंह और दूसरे का नाम था राहप। एक का नाम था सेम सिंह और दूसरे का नाम था राहप। ये सेम सिंह के वंशज रावण कहलाए और राहप के वंशज राणा कहलाए। और इसको एक गांव मिला था सिसोदा गांव और इसीलिए इसके वंशज कहलाए सिसोदिया ना। तो ये सेम सिंह से लेकर रावण रतन सिंह तक, यहां तक किस शाखा ने शासन किया? रावण शाखा ने। इधर इस समय तक राहप का वंशज आ चुका था ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठाकुर लक्ष्मण सिंह और ठाकुर लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। तो हमने क्या बात की थी कि जब अपने जो चित्तौड़ का साका हुआ उस साके में रावण रतन सिंह ने नेतृत्व किया था और ठाकुर लक्ष्मण सिंह भी अपने 7 पुत्रों के साथ रतन सिंह की सहायता करने के लिए आया था और 7 के साथ वीर गति को प्राप्त हुआ। तो एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि गोइल वंश क्या हो गया है, समाप्त हो गया है, क्योंकि रावण शाखा भी समाप्त हो गई है और राणा शाखा भी समाप्त हो गई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ था? कि जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे इनके बड़े बेटे का नाम था अरि सिंह। अरि सिंह और अरि सिंह से एक पुत्र था अमीर जो अभी भी जिंदा था। अब यहां पर देखो, हमने कल की क्लास में क्या बात की कि रावण रतन सिंह के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ सौंपा किसको? खिज्र खां को, जो उसका बेटा था। 1311 में किसको सौंप दिया? मूछाड़ा मालदेव को, जो जालोर के कान्नड़ देव के भाई था। और इसके बाद में कुछ समय तक जैसा जैता या वणवीर नाम के व्यक्ति ने शासन चलाया। बात थी 1326 की, जब मेवाड़ की जनता भी परेशान थी कि अगर इसको हटा दिया जाए तो शासक बनाए किसको। और इसी समय कौन प्रकट होता है? राणा हमीर प्रकट होता है कि गोहिल वंश समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो हम जिंदा हैं। मेवाड़ की जनता तो इंतजार कर रही थी, भाई सही टाइम पे आया है। तो इस प्रकार से मेवाड़ की जनता सपोर्ट करती है राणा हमीर को और 1326 में ही राणा हमीर वणवीर को परास्त करके क्या बनता है? शासक बनता है। राणा हमीर देव सिसोदिया। राणा हमीर देव सिसोदिया। अब देखो इसके काल से क्या हो गया, 3-4 बातें ध्यान रखो। इसके काल से अब तक जो गुहिल वंश था, ये गुहिल वंश क्या कहलाने लगा? सिसोदिया वंश कहलाने लगा। यहीं से गोइल वंश किस नाम से फेमस हो गया?
सिसोदिया वंश के नाम से फेमस हो गया। हमने बात की थी कि चूंकि ये सिसोदा गांव के ठाकुर थे इसलिए क्या हो गया, सिसोदिया वंश हो गया। इसी के काल से मेवाड़ के शासक अपने नाम के साथ क्या लगाने लगे, राणा लगाने लगे। ना, राणा अमीरदेव, और इसके बाद में आगे चल के महाराणा हो गए, जैसे महाराणा प्रताप। तो राणा किसके काल से लगने लगे, राणा अमीरदेव सिसोदिया के काल से। पिताजी कौन थे इनके, तो अभी मैंने आपको बताया अरी सिंह, और दादाजी कौन थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कहां के सरदार थे, सिसोदा गांव के सरदार थे। माता कौन थी इनकी, अमीरदेव सिसोदिया की माता का नाम था उर्मिला। उर्मिला। अब देखो, ऐसा लग रहा था कि गोइल वंश समाप्त हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अमीरदेव सिसोदिया एक बार फिर से करीब करीब 23 साल के बाद फिर से क्या करता है, मेवाड़ में गोहिल वंश की दूसरी शाखा राणा शाखा की स्थापना करता है। इसीलिए अमीरदेव सिसोदिया को मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। मेवाड़ का उद्धारक किसको कहते हैं, अमीरदेव सिसोदिया को कहते हैं। इसी प्रकार से एक शिलालेख है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एक शिलालेख है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। दोनों के रचनाकार महेश है ना। देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की शुरुआत की थी अत्रि ने, अत्रि के बाद उसके पुत्र महेश ने उसको पूरा किया, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति तो कुंभा के काल में महेश ने लिखी है। दोनों में इसको क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन। किसे, अमीरदेव सिसोदिया को कहा गया है विषम घाटी पंचानन। इसका मतलब क्या होता है, विषम परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में शेर के समान, विकट स्थिति में सिंह के समान। कहां कहा गया है, एक तो कौन सा शिलालेख ध्यान रखना है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। रचनाकार कौन, अत्रि और महेश। दूसरी कौन सी, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। रचनाकार कौन, महेश। इन दोनों शिलालेखों में क्या कहा गया है, विषम घाटी पंचानन कहा गया है। किसको कहा गया है, अमीरदेव सिसोदिया को। और यह लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। इसके बाद में स्वयं महाराणा कुंभा का एक ग्रंथ लिखा हुआ है रसिक प्रिया। यह रसिक प्रिया में क्या कहा गया, अमीरदेव को वीर राजा कहा गया है। वीर राजा किसमें कहा गया है, रसिक प्रिया में कहा गया है। यह किसका ग्रंथ है, ये एक टीका है जयदेव के गीत गोविंद की, जो किसने लिखी है, कुंभा ने लिखी है। देखो, रसिक प्रिया संगीत का एक अच्छा ग्रंथ माना जाता है। और जयदेव जी बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के दरबारी थे और उन्होंने एक फेमस ग्रंथ लिखा है गीत गोविंद। तो रसिक प्रिया क्या है, गीत गोविंद पर लिखी हुई टीका है, एक भाष्य है, जो किसने लिखी है, स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखी है। और कुंभा ने इस रसिक प्रिया में क्या कहा है, इसको अमीर को वीर राजा कहा है। क्या कहा है, वीर राजा कहा है। अब देखो, इसके बाद में का अमीर के कालखंड में दिल्ली का सुल्तान कौन था, दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद तुगलक। और
1336 ईस्वी में एक युद्ध होता है, सिंगोली का युद्ध। सिंगोली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? अमीर और मोहम्मद बिन तुगलक। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? अमीर देव विजयी हुआ था। है ना? तो ध्यान दें, 1336 में सिंगोली के युद्ध में अमीर देव सिसोदिया ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को परास्त किया था। इसके बाद ध्यान रखोगे कि अमीर देव ने ईडर के शासक जैतकर्ण को भी परास्त किया। ईडर के शासक जैतकर्ण को परास्त किया। तो देखो, अमीर देव सिसोदिया के बारे में मोटा मोटी तौर पे 4-5 बातें ध्यान रखो। यह सिसोदिया वंश का संस्थापक है। मेवाड़ के शासक इसी के काल से अपने नाम के साथ क्या लगाने लगे? राणा लगाने लगे। पिता कौन थे? अरि सिंह। दादा कौन थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। माता कौन थी इनकी? इनकी माता का नाम था उर्मिला। मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। इनको कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में और कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है, जिसका मतलब होता है विकट स्थिति में सिंह के समान। फिर क्या ध्यान रखना है कि इनको क्या कहा गया? रसिक प्रिया में वीर राजा कहा गया। सिंगोली के युद्ध में इन्होंने किसको परास्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक को। और ईडर के शासक जैतकर्ण को भी परास्त किया। अब देखो, चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर। अन्नपूर्णा मंदिर। और एक मंदिर है बाण माता का मंदिर। दोनों कहां है? चित्तौड़गढ़ में। इनका भी निर्माण किसने करवाया? अमीर देव सिसोदिया ने करवाया। और अन्नपूर्णा को वीर बड़ी माता भी कहते हैं, ध्यान रखना। यह निर्माण भी किसने करवाया? अमीर देव सिसोदिया ने करवाया। चले आगे बढ़ते हैं। अमीर देव सिसोदिया के बाद शासक बने थे इनके पुत्र राणा खेता। राणा खेता, या सही नाम है क्षेत्र सिंह। राणा खेता। ये राणा खेता के बारे में आप 3-4 बातें ध्यान रखो। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखोगे कि राणा खेता के काल में मालवा का सुल्तान था दिलावर खां। मालवा के सुल्तान का नाम क्या था? दिलावर खां। और राणा खेता ने दिलावर खां को परास्त किया। दिलावर खां को परास्त किया। और यहीं से मेवाड़ और मालवा के बीच में एक लंबा संघर्ष शुरू हो जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी खानदानी झगड़ा शुरू होता है और यह राणा सांगा तक चलता रहता है। तो ये मेवाड़ और मालवा के बीच शत्रुता प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? राणा खेता को। तो इसके काल में क्या हुई? मेवाड़ मालवा के बीच शत्रुता प्रारंभ हुई। किसके काल में हुई? राणा खेता के काल में। अब देखो, राणा खेता के एक पासवान थी, एक दासी थी, है ना, या यूं कह सकते एक उपपत्नी थी, जो एक खातिन थी। ध्यान रहे, खातिन का मतलब खाते समझते हो? जो लकड़ी का काम करते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना है। इस खातिन उपपत्नी से
इसके दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। ध्यान रखोगे, ये चाचा और मेरा किसके पुत्र हैं? राणा खेता के हैं, जो एक राजपूत है। और इनकी मां कौन है? एक खातिन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो याद रखना है कि जो चाचा मेरा है वो खेता के पुत्र है, इनकी मां एक खातिन है और बहुत बड़ा कांड कर देते हैं ये, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी। तीसरा, जो राणा खेता है इसने बूंदी पर हमला किया था, बूंदी पर हमला। और इस समय बूंदी का शासक था लाल सिंह हाड़ा, लाल सिंह हाड़ा। और बूंदी पर हमले के समय ही राणा खेता क्या हुआ? वीर गति को प्राप्त हुआ। मतलब राणा खेता बूंदी के किले को, तारागढ़ को जीत नहीं पाया था, उसी हमले में क्या हो गया? राणा खेता वीर गति को प्राप्त हो गया। अब देखो, राणा खेता के बाद अगला जो शासक बनता है राणा लाखा। राणा लाखा, सही से नाम कहें लक्ष्य सिंह। यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। राणा लाखा तकदीर वाला शासक। इसके काल में बहुत सी बातें हुई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, राणा लाखा के काल में सबसे पहले क्या ध्यान रखना कि राणा लाखा के काल में ही जावर खानों से, जावर माइंस कहां पड़ती है? उदयपुर में। जावर की खानों से चांदी निकली। तो इसके काल में, मतलब राणा लाखा के काल में मेवाड़ का आर्थिक विकास होता है। इन्हीं के काल में जावर की खानों से क्या निकल गई थी? चांदी निकल गई थी। और आज भी अगर हम बात करें संपूर्ण राजस्थान में सर्वाधिक चांदी, पहले तो यह ध्यान रखो, भारत में चांदी के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और राजस्थान में सर्वाधिक चांदी कहां से निकलती है? जावर माइंस से निकलती है। किसके काल से निकल रही है? राणा लाखा के काल से निकल रही है। दूसरा, राणा लाखा के काल में ही एक चिड़ीमार बंजारे ने, चिड़ीमार बंजारे ने पिछौला झील का निर्माण करवाया। अब देखो, कुछ पुस्तकों में लिखा होगा आपके ऐसे कि इसका निर्माण पिच्छू बंजारे ने करवाया, है ना? ऐसे नाम लिख देते हैं, पिच्छू बंजारा। यह सिर्फ एक तुक्का है लोगों का। झील का नाम पिछोला झील है तो नाम ठोक दिया पिच्छू बंजारा। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पर भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि इसका निर्माण करवाने वाले का नाम पिच्छू बंजारा था। क्या लिखा होता है? एक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया। तो ये आजकल के कुछ नए इतिहासकार बन जाते हैं, वो लोग अपने हिसाब से इतिहास की रचना करने बैठ जाते हैं, तब ये गड़बड़ होती है। ये नाम की जानकारी कहीं पर भी नहीं है। इसका निर्माण एक चिड़ीमार बंजारे ने करवाया, इतना ही ध्यान रखना है आपको, है ना? आजकल क्या होता है, जो मन में आए वही इतिहासकार, और फिर अपने ही हिसाब से एडिटिंग करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। इतिहास मजाक का विषय नहीं होता है, इसको बड़े ही ध्यानपूर्वक तर्कों के साथ वैज्ञानिक आधार पर लिखना पड़ता है ना। तो किसी भी प्रमाणिक इतिहासकार ने भी नाम नहीं बताया, और समकालीन विद्वानों ने, साहित्यकारों ने भी, किसी ने भी ऐसा नाम नहीं बताया है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा, राणा लाखा के काल में एक घटना बड़ी ही जबरदस्त घटी थी। क्या हुआ था कि राणा लाखा के काल में ही मारवाड़ का राजकुमार रिडमल अपने मेवाड़ आया था। अब थोड़ा सा उस स्टोरी को समझोगे, है ना। हम बात कर रहे हैं पहले थोड़ी सी मारवाड़ की। मारवाड़ में इस वक्त मारवाड़ में शासक था रावचुंडा। देखो, कंफ्यूज मत हो जाना,
राव चुंडा राठौड़, पूरा लिख देता हूं मैं। राव चुंडा राठौड़ के दो पुत्र बताए गए हैं। बड़े बेटे का नाम था राव रिडमल, जिसे आप पुस्तकों में लिखा पढ़ सकते हो रणमल, है ना। सही नाम था रिडमल। अपने मारवाड़ में रणमल नाम होता ही नहीं है, रिडमल नाम होता है, रिडमल जी नाम होता है ना। दूसरे पुत्र का नाम था कान्हा। अब हुआ क्या कि चुंडा राठौड़ ने अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, इसलिए रिडमल जी क्या हो गए, नाराज हो गए और अपनी एक बहन का नाम था हंसा, ये हंसा को लेकर क्या कर गए, लाखा के दरबार में आ गए। अब थोड़ा ध्यान रखना, लाखा के जो बड़े बेटे का नाम है उसका नाम है राणा चुंडा। राणा चुंडा, देखो इसीलिए मैंने कहा कंफ्यूज मत होना। लाखा के बेटे का नाम है राणा चुंडा और रिडमल जी के पिताजी का नाम है चुंडा राठौड़ या चुंडोजी राठौड़, है ना। तो देखो प्लान क्या था रिडमल जी का, यहां से तो पिताजी ने उत्तराधिकार में कुछ दिया नहीं है। लाखा के बड़े बेटे का नाम है राणा चुंडा जो युवराज है, आज नहीं तो कल क्या कर जाएगा, मेवाड़ का शासक बन जाएगा। ऐसी स्थिति में रिडमल जी का प्री प्लान था कि हंसा का विवाह किससे करेंगे, राणा चुंडा से करेंगे। आज नहीं तो कल अपना बेनोई बनेगा राणा और अपने को कोई न कोई पद मिल जाएगा, मंत्री संतरी बन जाएंगे, अपना करियर कहां बनाएंगे, अब मेवाड़ में बनाएंगे। प्लान बहुत अच्छा था। अब दरबार में पहुंचे और दरबार में बताया जा रहा है मजाक चल रही थी। किसी दरबारी ने कह दिया कि भाई लगता है नारियल आया है ना, शादी के लिए सगाई के लिए क्या आता है, नारियल आता है। लाखा ने कहा हाँ आया तो है। तो भाई किसके लिए आया है, लाखा ने कहा बुढ़ापे में मेरे थोड़ी आएगा, चुंडा के लिए आया होगा। अब यह मजाक का विषय था। रिडमल जी ने क्या कर दिया, मजाक को आगे बढ़ा दिया, मजाक को क्या कर दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और क्या बोल दिया, बोले चिंता क्यों करते हो राणा जी, आप कहो तो नारियल आपको दे दूं। अब यह बात किसने सुन ली, राणा चुंडा ने। बोले मेरे पिताजी के साथ ऐसा भद्दा मजाक कर रहे हो, मेवाड़ के राणा के साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा है दे के दिखाओ। अब नारियल आप मेरे पिताजी को ही दो। अब क्या हो गए, रिडमल जी फंस गए। बोले ये मजाक तो महंगी पड़ रही है, लेकिन रिडमल जी बड़े चतुर थे। इन्होंने कहा कुछ ऐसा पैंच फंसाया जाए कि बात आई गई हो जाए। रिडमल जी ने क्या कह दिया, बोले ठीक है दे तो दूं, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त है, फिर आप राजा नहीं बनोगे। बोले तो, बोले जो इस हंसा से पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। रिडमल जी को लगा था कि आज के जमाने में ऐसी शर्त कौन मानेगा। चुंडा ने कहा ठीक है, आप अपनी बहन का विवाह मेरे पिता से करोगे और अगर ईश्वर ने चार इससे पुत्र हुआ तो अगला राजा वो बनेगा, चुंडा नहीं बनेगा। और इसीलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म, कारण क्या कि लड़की की शादी करनी थी लड़के के साथ, मजाक मजाक में हो गई लड़के के पिताजी के साथ, और चुंडा ने इस शर्त को मान लिया कि ठीक है मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा। अब देखो ध्यान रखना, कुछ पुस्तकों में लिखा मिलता है चुंडा ने आजीवन राजा न बनने की प्रतिज्ञा की। अरे भाई ये बात ठीक है, चुंडा ने आजीवन राजा बनने की प्रतिज्ञा नहीं की। आगे क्या लिख देते हैं, इसने आजीवन विवाह नहीं करने की प्रतिज्ञा की। गलत बात। चुंडा के पहले से 2 शादियां हो रखी थी, ये तो तीसरा रिश्ता था। और चुंडा के ही वंशज मेवाड़ में सबसे प्रमुख सरदार होते हैं जिनको कहते हैं चुंडावत। यार ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये छोटी छोटी बातें, क्योंकि आगे चलकर इन शब्दों का बड़ा महत्व है ना। ये चुंडा के वंशज ही क्या कहलाए, चुंडावत सरदार कहलाए। जो मेवाड़ के सरदारों को बोलते उमराव, और 16 प्रमुख उमराव होते थे। उन 16 प्रमुख उमरावों में भी सबसे प्रमुख उमराव होते थे, वो होते थे चुंडावत। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि राणा चुंडा ने विवाह नहीं किया था, विवाह तो कर रखा था। हाँ, राजा न बनने की प्रतिज्ञा की, और यह भी बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए इनको क्या कहा, मेवाड़ का भीष्म। और भीष्म हम सब जानते हैं, महाभारत काल में देवव्रत नाम का एक व्यक्ति था जो शांतनु का पुत्र था, और उसने भी अपने पिता के विवाह को लेकर राजा न बनने की प्रतिज्ञा की। और उन्होंने तो यहां तक प्रतिज्ञा कर ली कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। उनका विषय थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ कुछ उनके जैसे ही हैं।
इसीलिए क्या कहा गया, मेवाड़ का भीष्म कहा गया। इस घटनाक्रम से प्रसन्न कौन हुए, लाखा। इसलिए नहीं कि शादी हो गई है ना, इसलिए कि आज के जमाने में भी उनके पास राणा चुंडा जैसा पुत्र है। तो ऐसी स्थिति में लाखा ने राणा चुंडा से कहा, बेटे वरदान मांगो। बोलो क्या चाहिए। चुंडा ने कहा, वरदान देना चाहते हो तो एक नियम बना दो आज से। बोले ये क्या। बोले जब भी मेवाड़ में कोई युद्ध होगा, जब भी कोई युद्ध होगा तो हमेशा रावण का नेतृत्व मेरे वंशज जो क्या कहलाएंगे, चुंडावत कहलाएंगे, वो लोग करेंगे। अब रावण क्या होता है, रावण होता है युद्ध में जो सबसे आगे का भाग होता है, सबसे आगे की जो पंक्ति होती है। मतलब अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले कौन लड़ेंगे, चुंडावत लड़ेंगे। तो सबसे पहले वीरगति को भी कौन प्राप्त होंगे, चुंडावत होंगे। लाखा ने कहा, यह क्या मांग लिया तुमने, तो अपने वंशजों के लिए मौत मांगी है। चुंडा ने कहा, मेरे वंशजों का गौरव इसी बात में होगा कि मेवाड़ के लिए सबसे पहले मरने का अधिकार मेरे वंशजों के पास होगा। लाखा ने कहा, ठीक है, तुमने अगर यही मांगा है तो यही होगा। भविष्य में जो भी युद्ध होगा उसमें रावण का नेतृत्व तो हमेशा चुंडावत करेंगे। और यह परंपरा भीम सिंह तक चलती रही। मेवाड़ में जो शासक हुए थे भीम सिंह जी, जिन्होंने अंग्रेजों से संधि की, तब तक यह परंपरा चलती रही थी। फिर शक्ति सिंह चुंडावत ने इस परंपरा को नष्ट किया था, बंद किया था। कारण यह था कि भीम सिंह जी की एक पुत्री थी कृष्णा कुमारी, और उसकी जहर देकर हत्या हो गई थी। इससे चुंडावत सरदार बड़े नाराज हुए थे और उन्होंने इस परंपरा को समाप्त कर दिया था। तो ये क्यों अधिकार था इनके पास, इसका कारण था। अब देखो बात यहीं पे समाप्त नहीं हुई। लाखा ने कहा, यह तो ठीक नहीं हुआ, तुमने चूंकि यही मांगा है तो देना मेरी मजबूरी है, और कुछ मांगो। चुंडा ने कहा, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को मांगने का अधिकार एक ही बार होता है ना। ब्राह्मण 2 बार मांग सकता है, लेकिन क्षत्रिय एक ही बार मांग सकता है। 2 बार मांगने का अधिकार क्षत्रिय के पास नहीं है, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो। लाखा ने कहा, यह भी बात सही है, क्षत्रिय धर्म यही है कि क्षत्रिय अपने पिता से भी 2 बार में नहीं मांग सकता। लेकिन चूंकि मैं तो पिता हूं, बोले हाँ, मैं तो 2 बार 3 बार 10 बार भी कुछ भी दे सकता हूं। बोले हाँ, पिता तो अपने पुत्र को कुछ भी दे सकता है। बोले ठीक है, तो आज से मेवाड़ में एक नई परंपरा की शुरुआत होगी, जिसको कहा जाएगा ठाट और पाट की प्रथा। अब देखो ये ठाट और पाट क्या है, कि ठाट का मतलब यह होगा कि आगे राजा तो कौन बनेंगे, हंसा से होने वाले पुत्र बनेंगे, इनके ठाट होंगे, ये राजा होंगे। लेकिन पाटवी वास्तविक शक्तियां किसके पास होगी, चुंडा के वंशजों के पास होगी, चुंडावतों के पास होगी। मतलब मेवाड़ में जब भी मेवाड़ के शासक कोई नई व्यवस्था बनाएंगे, कोई कानून बनाएंगे, कोई नियम बनाएंगे, उस पर चुंडावत सरदारों की अनुमति अनिवार्य हो जाएगी, उनके भाले का चिन्ह लगाना जरूरी हो जाएगा। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास आ जाएगी, चुंडावतों के पास। कहने का मतलब हंसा से उत्पन्न होने वाले राजा पुत्र राजा तो बढ़ेंगे, लेकिन वो होंगे राष्ट्रपति के जैसे। प्रधानमंत्री वाली पावर तो किसके पास रह जाएगी, चुंडा, और इसके बाद में इसके वंश चुंडावतों के पास रहेगी। और यह परंपरा भी लंबे समय तक चलती रही। अच्छा, एक बात और, कि जब भी मेवाड़ में किसी बात को लेकर विवाद हो जाएगा, मतभेद हो जाएगा, तो अंतिम निर्णय किसका मान्य होगा, अंतिम निर्णय चुंडावतों का मान्य होगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या देखते हो, महाराणा प्रताप राजा कैसे बने। महाराणा प्रताप को शासन उत्तराधिकार में नहीं मिला था, उत्तराधिकारी तो जगमाल को बनाया गया था, और इस बात को लेकर मतभेद हो गया। तो उस स्थिति में उस समय चुंडावत सरदार था कृष्णदास चुंडावत। ये कृष्णदास चुंडावत जी का निर्णय था कि राणा कौन बनेगा, प्रताप बनेगा। ये इस ठाट और पाट की परंपरा का कमाल था कि चुंडावतों के निर्णय को तो राजा को भी मानना पड़ेगा, और इसीलिए प्रताप क्या बन सके, मेवाड़ के शासक बन सके। अन्यथा उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप नहीं थे, उत्तराधिकारी तो थे जगमाल जी, उनके छोटे भाई थे। तो ये ठाट और पाट की परंपरा का बड़ा महत्व है। हम बार बार आगे इतिहास पढ़ेंगे, इस ठाट और पाट की प्रथा का हम जिक्र करेंगे, इसलिए इसको आप बड़े अच्छे से ध्यान रखोगे। ठीक बात है। इसके बाद में देखो क्या हो गया यहां पर, कि एक तो मारवाड़ का राजकुमार राव रिडमल अपनी बहन हंसा को लेकर लाखा के दरबार में आया।
ये रिडमल अपनी बहन का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा से करना चाहता था, लेकिन इस शर्त पर कि इसी का पुत्र क्या बनेगा, मेवाड़ का अगला शासक बनेगा। और इस शर्त पर क्या कर दिया गया, हंसा का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा से कर दिया गया। चुंडा ने अपने हंसा का विवाह लाखा से कर दिया गया और चुंडा ने इस शर्त को मान लिया, इसीलिए राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। यहीं से क्या होती है, मेवाड़ में एक नई प्रथा शुरू होती है जिसको ठाट और पाट की प्रथा कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मेवाड़ के शासक जब भी कोई निर्णय लेंगे तो अंतिम रूप से किसका निर्णय मान्य होगा, चुंडा, और बाद में उसके वंशज चुंडावतों का मान्य होगा। अब देखो एक और किस्सा इसके बाद 1396 ईस्वी में 1396 ईस्वी में गुजरात का शासक था जफर खां। जफर खां कहां का शासक, गुजरात का शासक। इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था और इसके आक्रमण को क्या किया, लाखा ने विफल किया। लाखा ने विफल किया। लाखा के काल की एक और महत्वपूर्ण घटना आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, तारागढ़ का किस्सा। अब देखो ये तारागढ़ का किस्सा क्या है तो समझना। यहां पर देखो हमने अंतिम लाइन क्या लिखी है कि लाखा के पिता खेता लाल सिंह हाड़ा के काल में बूंदी पर आक्रमण करते हैं, किले को जीत नहीं पाते हैं और लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में शासक बनते ही लाखा ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं तारागढ़ को जीत न लूं तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो क्या किया, लाखा ने तारागढ़ पर हमला किया, तारागढ़ पर हमला किया, लेकिन हो क्या गया कि लाखा तारागढ़ को जीत नहीं पाया। बड़ी कोशिश की लेकिन तारागढ़ पर सफलता नहीं मिली। ऐसी स्थिति में क्या किया, मेवाड़ के सरदारों ने लाखा के सामने एक मिट्टी का डमी तारागढ़ बना के लेके आए, बूंदी के जैसा का जैसा, लो राणा जी इसको तोड़ो और खाना खाओ। अब लाखा उस मिट्टी के बने हुए किले को तोड़ने गया तो खुद लाखा के ही दरबार में एक सामान्य सैनिक था, कुंभाहाड़ा। कुंभाहाड़ा, ये कुंभाहाड़ा ने कह दिया कि राणा जी किला मिट्टी का बना हुआ है लेकिन बूंदी का है, इतनी आसानी से तोड़ने नहीं देंगे। बोले तो युद्ध करना पड़ेगा। बोले अकेले से, बोले हाँ अकेले से। एक सामान्य सैनिक से राणा लाखा युद्ध करेगा, बोले करना पड़ेगा, इतनी आसानी से तो हम किला नहीं तोड़ने देंगे। तो बताया जाता है राणा लाखा ने एक सामान्य सैनिक कुंभाहाड़ा से युद्ध किया। कुंभाहाड़ा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ और उसके बाद राणा लाखा ने वो मिट्टी का किला तोड़ा और खाना खाया। तो ऐसा एक किस्सा लोक जनश्रुतियों में प्रचलित है। ऐतिहासिक रूप से इस घटना में कितनी सच्चाई है इसको तो सिद्ध करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम नहीं कह सकते हैं कि इस घटना में कितनी सच्चाई थी, हाँ ये सिद्ध नहीं कर सकते। एक किस्सा और ध्यान रखना है जो भी केवल लोक मान्यताओं में है, वो क्या है, गल की नटनी। बताया जाता है ये एक नट कन्या थी और इसने राणा लाखा से कहा कि मैं रस्सी पर चलकर पिछौला झील को पार कर सकती हूं। उसी समय पिछौला झील बनी थी। लाखा ने कहा अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं मेवाड़ का आधा राज तुम्हें दे दूंगा। और गल की नटनी क्या कर गया, ये जो पिछौला झील है इसके एक तरफ यूं बांस बांधा गया और ये रस्सी लगा दी गई और इस पर ये क्या कर गई, पैदल रवाना हो गई और आधे हिस्से में पहुंच गई थी। ऐसे में बताया जाता है मेवाड़ के सरदार घबरा गए कि आधा राज इसको मिल जाएगा। उन्होंने इस रस्सी को क्या कर दिया, काट दिया और ये क्या कर गई, झील में डूबकर मर गई। तो फिर बताया जाता है लाखा ने इसी के पास में एक चबूतरा बनवा दिया नटनी का, जिसको बोलते हैं नटनी का चबूतरा। नटनी का चबूतरा। अब यहां पर समस्या क्या देखो, झील के पास में आज भी एक नटनी का चबूतरा बना हुआ है, लेकिन ऐसे नटनी के चबूतरे भारत में कई जगह बने हुए हैं। जैसे जालोर में भी नटनी का चबूतरा बना हुआ है, इसी तरीके से मालवा में भी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। तो ये वास्तव में ये नटनी कौन थी और वास्तव में किसके काल में हुई,
मेवाड़ में कुछ विद्वान तो कहते हैं कि ये जगत सिंह प्रथम के काल में हुई। तो निश्चित तौर पर कुछ भी कहा नहीं जाता है। ये कहानी लगभग लगभग भारत के अधिकतर रियासतों में मिल जाती है कि एक नटनी थी, एक नटनी थी, एक नटनी थी। ये नटनी वास्तव में कहां थी, इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल हो जाता है, तो हम निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख सकते हो। बाकी इतिहास की दृष्टि से इस घटना का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। तीसरी क्या बात ध्यान रखनी है, राणा लाखा के समय एक विद्वान था धनेश्वर भट्ट। धनेश्वर भट्ट और एक विद्वान था जोटिंग भट्ट। जोटिंग भट्ट, ये दोनों किसके दरबार में रहते थे? लाखा के दरबारी कवि थे। लाखा के दरबारी कवि। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे। तो लाखा के बारे में देखो, मोटा मोटी तौर पर अपने को क्या क्या समझ में आ गया। एक, लाखा के काल में ही जावर की खानों से चांदी निकली। दूसरा, लाखा के काल में ही पिछौला झील का निर्माण हुआ। तीसरा, लाखा के काल में ही मारवाड़ का राजकुमार रिडमल अपनी बहन हंसा को लेकर आया। हंसा का विवाह करना तो चाहता था लाखा के पुत्र चुंडा से, लेकिन कर किससे दिया? लाखा से। किस शर्त पर? कि इसी का पुत्र मेवाड़ का अगला शासक बने। इसीलिए चुंडा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म। और इसी वजह से प्रसन्न होकर लाखा ने मेवाड़ में एक नई प्रथा की शुरुआत की, जिसको कहा गया ठाट और पाट की प्रथा, और इसके तहत चुंडावतों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए। लाखा के काल में गुजरात का शासक था जफर खां। इसने हमला किया था और मांडलगढ़ के पास में, कहां पर? मांडलगढ़ के पास में लाखा ने इसको परास्त करके वापस खदेड़ दिया। इसके बाद क्या? एक तारागढ़ का किस्सा कि लाखा ने तारागढ़ जीतने को प्रयत्न किया लेकिन जीत नहीं पाया, तो कुंभाहाड़ा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। डमी किला बनाकर तोड़कर भोजन करना पड़ा, है ना। इसके बाद में धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट नामक विद्वान किसके दरबार में थे? लाखा के। और गल की टट्टी का किस्सा किसके काल का माना जाता है? राणा लाखा के काल का। अब देखो, जैसा कि राव रिडमल जी ने शर्त में तय किया था कि अगला शासक कौन बनेगा? हंसा का पुत्र बनेगा। और हंसा से एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राणा मोक्कड़। तो शर्त के अनुसार शासक कौन बने? मोक्कड़ जी बने। अब मोक्कड़ जी शासक बने और देखो समस्या क्या हो रही है। शासक मोक्कड़ बने, लेकिन राणा लाखा ने मोक्कड़ का संरक्षक बनाया था चुंडा को, जो मोक्कड़ के क्या थे? बड़े भाई साहब थे। और ठाट और पाट की प्रथा के तहत मेवाड़ की वास्तविक शक्तियां किसके पास थी? मोक्कड़ के पास में, अपने चुंडा के पास में। ऐसी स्थिति में परेशान कौन? रिडमल जी। अरे भाई, बहन की शादी क्यों की थी कि कुछ अपने पास विशेषाधिकार आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे में परेशान कौन? रिडमल जी परेशान थे। बोले ये क्या हो गया? पहले सोचा अपना बहनोई राजा होगा, बहनोई नहीं तो कोई बात नहीं, भाणजा। ये रिडमल जी मोक्कड़ के मामा जी। भाणजा राजा भी बन गया, लेकिन खुद भाणजे के पास में कोई पावर नहीं है। पावर तो किसके पास है? चुंडा के पास। तो अपने को क्या मिले? रिडमल जी बड़े चतुर थे। अब देखो, मोक्कड़ की माता कौन है? हंसा। रिडमल जी ने किसको प्रभाव में लेना शुरू किया? हंसा को। बोले दीदी ये क्या हिसाब किताब है, बड़ी बड़ी है तू। बोले क्यों, क्या हो गया? अरे बोले तेरा बेटा भी कोई राजा है। राजा तो कौन है? चुंडा। सारी पावर तो किसके पास है? चुंडा के पास। और देख, मुझे तो है डाउट, आज नहीं तो कल ये चुंडा कहीं तेरे बेटे को मार के खुद राजा नहीं बन जाए। शुरुआत में तो हंसा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार कोई कान भरता है तो थोड़ा बहुत असर कर ही जाता है। तो अब हंसाबाई भी क्या करने लगी? राणा चुंडा पर संदेह करने लग गई। और यह बात जब चुंडा को पता चली, तो देखो, कोई आदमी बड़ा ही ईमानदार होता है, स्वामी भक्त होता है, और फिर भी उसके ऊपर संदेह किया जाता है, डाउट किया जाता है, तो थोड़ा बुरा ज्यादा लगता है। चुंडा क्या कर गया? नाराज हो गया, और नाराज होकर मेवाड़ छोड़कर चला गया मांडू। कहां चला गया? मांडू। मांडू का मतलब मालवा ही है। ये मांडू चला गया।
अब क्या कर दिया, हंसाबाई ने मोकल का संरक्षक बना दिया रिडमल को। प्लान सक्सेसफुल। मेवाड़ की सभी वास्तविक शक्तियां अब किसके हाथ में आ चुकी थी, रिडमल जी के हाथ में आ चुकी। मेवाड़ के सारे प्रमुख फैसले कौन लेने लगे, रिडमल जी लेने लगे। चुंडा का एक बड़ा भाई था राघव देव, वो हस्तक्षेप करता था तो उसकी तो षड्यंत्र से हत्या भी करवा दी गई थी। ऐसी स्थिति में अब मेवाड़ के सरदार नाराज होने लगे कि भाई हमारा राजा कौन है, मोकल है कि रिडमल जी है जो राठौड़ है ना। भाई आपके ही परिवार में अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपका कोई भाई बंधु है, आपका कोई चाचा है और उसकी बेटी की सगाई करनी है और फैसला ले रहे हैं आपके चाचा के मामा जी या ससुराल वाले, नाराजगी होगी ना कि भाई तुम्हारे तो नानेरी आवे उठे। अरे होगी कि नहीं होगी, स्वाभाविक है भाई। जब परिवार की बात होती है तब वहां पर ननियाल वालों का काम क्या है, ननियाल वाले आए, शादी में मायरा भरे और मेहमान की तरह बैठ जाए, फैसला परिवार लेगा। लेकिन यहां सारा खेल किसके हाथ में, मामा के हाथ में। तो जो मेवाड़ के सरदार थे वो नाराज होने स्वाभाविक थे। अब क्या होने लगा, मेवाड़ के सरदार दरबार में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, या थोड़ा सा मुंह फुलाए हुए हैं। मोकल समझ गए समस्या क्या है। उन्होंने क्या कर लिया, एक आपातकालीन मीटिंग बुला ली पूरे परिवार की। बोले भाई जो भी समस्या है बताओ, यूं मुंह फुला के घूमने से क्या होने वाला है, समस्या का बात करने से समाधान निकलता है। काफी देर तक सरदार बैठे रहे, फाइनली एक सरदार खड़ा हुआ, बोले देखो राणा जी, ये अपने घर की बात है तो घर के लोग ही होने चाहिए। ऐसा बोल के सभी सरदार उठ के चले गए। अब देखो मोकल के एक पत्नी थी, पत्नी का नाम है सौभाग्य देवी। वैसे तो कई सारी पत्नियां थी लेकिन सौभाग्य देवी का नाम विशेष रूप से ध्यान रखो। ये बड़ी समझदार थी। शाम को जब मोकल ने सौभाग्य देवी से इस विषय पर बात की, बोले दरबार में आज गजब की बात हो गई। बोले क्या हो गया, बोले हमने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, सारे सरदार आए, लेकिन कहा कि यह घर की बात है, घर के लोग होने चाहिए। वहां पर तो सारे घर के ही लोग थे। सौभाग्य देवी ने कहा मामा जी थे क्या वहां पर, बोले हाँ मामा जी तो थे। बोले मामा जी आपके मामा जी हैं, पूरे मेवाड़ के मामा जी नहीं है। उनसे आप सलाह लो, पर्सनली घर में लो। जब परिवार एकत्रित होगा वहां पर मामा का कोई स्थान नहीं होता है, वहां पर आपके चाचा है, ताऊ है, आपके दादा के भाई है, वो लोग होने चाहिए। यहां पर मामा का कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। वेरी गुड। मोकल जी पूरी बात को अच्छे से समझ गए कि सारी समस्या कहां है, नाराज किससे हैं लोग, रिडमल जी से। अगले दिन क्या किया, रिडमल जी को ही बुलाया मोकल ने। बोले मामा जी आओ। बोले हाँ। बोले और क्या हालचाल है, बोले ठीक है। ननियाल में, बोले ननियाल में भी ठीक है। नाना जी, बोले नाना जी तो स्वर्ग सिधार गए। बोले स्वर्ग सिधार गए, बोले हाँ। तो फिर वहां मारवाड़ का राजा कौन बना, बोले मारवाड़ का राजा तो मेरा भाई बना, मेरा छोटा भाई कान्हा, उसको उत्तराधिकारी बनाया, तभी तो मुझे यहां आना पड़ा है। बोले अच्छा आपके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय हुआ आपके साथ, चिंता मत करो, मैं आपका भांजा आपके साथ हूं। एक काम करो, मेरी सेना ले जाओ और मारवाड़ पर अधिकार करो और मारवाड़ के राजा बनो। इस प्रकार से राणा मोकल ने बड़ी ही चतुराई से क्या कर दिया, रिडमल जी को अपनी सेनाएं देकर मारवाड़ भेज दिया और बड़े ही चतुराई से कांटा निकाल लिया। तो यह एक किस्सा ध्यान रखो। अगला देखो, ये जो राणा मोकल जी हैं, राणा मोकल जी याद कीजिए, हमने मेवाड़ में एक शासक पढ़ा था शक्ति कुमार। हमारी जो मेवाड़ के इतिहास की दूसरी क्लास थी, वो दूसरी क्लास में मैंने आपको एक शासक पढ़ाया था शक्ति कुमार। अब उसको याद करो, और वहां पर भी मैंने बताया था, यहां वापस बता रहा हूं। शक्ति कुमार के काल में मुंज परमार ने क्या कर लिया था, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। और मुंज परमार का उत्तराधिकारी बाद में हुआ भोज परमार। और ये भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में क्या करवाया था, एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जो विष्णु मंदिर था। उस मंदिर का नाम मैंने क्या बताया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। और ये त्रिभुवन नारायण मंदिर मोकल के काल में आते आते क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। मोकल ने क्या किया, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। इसे वर्तमान में कहते हैं समाधीश्वर मंदिर। समाधीश्वर महादेव मंदिर।
अब देखो कुछ पुस्तकों में समदेश्वर, समदीश्वर ऐसा लिखा होगा ना, समदेश्वर या समधीश्वर। एक्चुअल में यह है समाधीश्वर। समाधि, भगवान शंकर समाधि में बैठे रहते हैं, समाधि में लीन शंकर भगवान का मंदिर, इसका सही नाम है समाधीश्वर महादेव मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण करवाया है मोक्कड़ ने। मूल रूप से यह मंदिर किसका था? मूल रूप से यह विष्णु भगवान का मंदिर था। नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। जिसका निर्माण किसने करवाया था? परमार भोज ने। किसके काल में? शक्ति कुमार के काल में। यह याद रहे, यहां से प्रश्न बनता है, यह प्रश्न यहां से बनता है। तो जो समाधीश्वर महादेव मंदिर है, इसका निर्माण मोक्कड़ ने करवाया। मूलतः यह त्रिभुवन नारायण मंदिर था, विष्णु भगवान का मंदिर था, जिसका निर्माण परमार भोज ने करवाया था। इसके बाद में याद कीजिए बप्पा रावण। और बप्पा रावण ने क्या करवाया था? एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। बताया था मैंने, बप्पा रावण जब पढ़ाया था पहली क्लास में, ये एक लिंग जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी, उदयपुर। कैलाशपुरी, उदयपुर। अब देखो इसका निर्माण, मूल निर्माण तो किसने करवाया? मूल निर्माण तो कराया बप्पा रावण ने, लेकिन पुनर्निर्माण किसने करवाया? परकोटे का निर्माण किसने करवाया? परकोटे का निर्माण करवाया है राणा मोक्कड़ ने। क्लियर है? अब देखो, मोक्कड़ के दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे, उनके नाम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन थे? तो देखो, एक नाम था माना, एक नाम था फना, एक नाम था विरसत, एक नाम था योगेश्वर भट्ट। तो माना, फना, विरसत, योगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट ना, विष्णु भट्ट नामक विद्वान किसके दरबार में रहते थे? मोक्कड़ के दरबार में रहते थे। एक किस्सा और महत्वपूर्ण, देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप लोग नोट्स बना लेना। ये क्लास के नोट्स आपके सभी एग्जाम में काम आएंगे, इवन आरएस तक में ये नोट्स आपके काम आएंगे। अच्छे से नोट्स साथ ही साथ में बनाते रहना, आप फायदे में रहोगे। वीडियो को खाली देखो मत, आप पूरा वीडियो देखो और हर एक चीज को नोट करो। आपके बोर्ड पर जो भी लाइन मैं लिख रहा हूं, हर लाइन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, बात थी 1433 ईस्वी की। 1433 ईस्वी की बताया जाता है। देखो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का तो कहना है कि गुजरात का शासक था अहमद शाह। गुजरात का शासक था अहमद शाह। और जीएच ओझा का कहना है कि सोलंकियों का हमला हो रहा था, यह अहमद शाह के आक्रमण का खतरा बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति में राणा मोक्कड़ क्या कर गए? अपनी सेना लेकर रवाना हो गए। और सेना लेकर रवाना हुए, कहां पहुंचे? पाली के पास में ना, देसूरी है, देसूरी के पास में एक जगह है झीलवाड़ा, इसको बोलते हैं झीलवाड़ा की नाड़। ये झीलवाड़ा में कौन डेरा डाला? मोक्कड़ ने। कभी आप उधर गए हो झीलवाड़ा? ये कुंभलगढ़, रणकपुर, परशुराम महादेव मंदिर, ये सब पास पास में ही है। यहां पर कभी आप लोगों का जाना हो तो देखना, ये घना जंगल वाला एरिया है और यहां पर कई प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। और यहां मोक्कड़ के साथ में कौन थे? चाचा और मेरा। अब देखो, याद करो वापस एक बार, किसको? लाखा को। एक खेता, ये देखो हमने यहां पर लिखा था खेता की उपपत्नी जो एक खातिन थी, इससे दो पुत्र हुए थे, चाचा और मेरा। अब देखो, खेता का पुत्र कौन है? लाखा। और लाखा का पुत्र कौन है? लाखा का पुत्र है मोक्कड़। मतलब ये चाचा और मेरा क्या लगते हैं? किसके? मोक्कड़ जी के अंकल ही लगते हैं, चाचा ही लगते हैं, है ना। लाखा के छोटे भाई हैं ये लोग। ये चाचा मेरा साथ में थे,
तो इनकी माता कौन थी? एक खातिन थी। और यहां पर मोकल ने क्या कर दिया? एक नया पेड़ देख लिया जिसकी जानकारी मोकल को थी नहीं, और उन्होंने, मोकल जी ने किससे पूछ लिया? चाचा मेरा से। बोले ये कौन सा पेड़ है? ये चाचा मेरा को, भाई पेड़ों की जानकारी, लकड़ी की जानकारी किसको होती है? खाती को होती है। लकड़ी का काम तो खाती करते हैं, सुथार करते हैं। इनको लगा कि हमारी मां एक खातिन थी और इसकी मां एक राजपूत थी, इसलिए ये पेड़ों का नाम पूछ पूछ के क्या कर रहा है? हमें ये पिन मार रहा है कि तुम्हारी मां एक खातिन है ना। तो जब मोकल ने पेड़ का नाम पूछा, इससे कौन नाराज हो गए? चाचा और मेरा। और ये चाचा मेरा ने झीलवाड़ा के पास ही मोकल की हत्या कर दी। मोकल की हत्या कर दी। इस वक्त मोकल का पुत्र कुंभा, जो मेवाड़ के ही नहीं भारत के इतिहास में एक महान शासक है, वो अभी बाल्यावस्था में ही था। इधर मामा जी को पता चला कि कौन, क्या हो गया? मामा जी कौन? रिडमल जी, जो इस वक्त कहां चले गए हैं? मारवाड़ चले गए हैं। उनको पता चला कि भांजे की हत्या हो गई है। हाथों हाथ वापस मेवाड़ कौन पहुंचते हैं? रिडमल जी। और एक तो वापस सारा प्रशासन अपने हाथ में लेते हैं, वही वापस परिवार नाराज, और कुंभा को राजा बनाते हैं। लेकिन फिर से स्थितियां विकट हो जाती है। मेवाड़ में आंतरिक ग्रह कलह की स्थिति है। चाचा मेरा नामक हत्यारे हैं। कुछ शक्तियां, वास्तविक शक्तियां रिडमल जी के हाथ में हैं। कुंभा स्वयं बाल्यावस्था में है और आस पड़ोस में सारे दुश्मन शासक आ चुके थे। मालवा में महमूद खिलजी सेकंड आ चुका था। गुजरात में कुतुबुद्दीन शाह आ चुका था। नागौर में शम्स खां आ चुका था। कुल मिलाकर मेवाड़ आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टि से क्या हो चुका था? बुरी तरह से संकट में फंस चुका था। ऐसी स्थिति में कुंभा का राज्याभिषेक होता है, और कुंभा क्या करता है यह तो हम अगली क्लास में ही जान पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।